हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेलिक्स स्टडी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण 365, जिसमें अप्रैल 2025 से लेके नवंबर 2025 का पर्यावरण से संबंधित जो भी अपडेट है वो इसमें आपको करंट अफेयर्स के रूप में मिलेंगे। तो इसके साथ साथ इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी इनपुट शामिल रहेगा, जिससे कि हम टॉपिक को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो ये है विजन का 365 पर्यावरण का क्लास स्टडी मटेरियल्स। तो इसमें ये इंडेक्स दे रखा है कि हमें इसमें क्या क्या देखना है। तो हम एक वीडियो में तो संभव नहीं है सारे टॉपिक को कवर करवाना, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम चाहेंगे इसको 3-4 वीडियो में एक एक घंटे का बना के उसको कंप्लीट कर पाए। तो आज चलते हैं। सबसे पहले हम अपने मेरा जो टॉपिक है, हम लोगों का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि अभी जो रिसेंटली जो है आयुष्मान वर्ल्ड कन्वेंशन कांग्रेस हुआ है 2025 में। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ हुआ है और उसके क्या क्या आउटकम्स रहे हैं। तो दिया गया है कि विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में अबू धाबी में हुआ। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है ये है कि ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। ठीक है, तो 2025 में अभी हुआ है, इसका मतलब 2021 में भी हुआ होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि 2021 में कहाँ हुआ है, फ्रांस में। कभी कभी हमसे पास्ट डेटा भी पूछ लेता है, खास करके यूपीएससी का जो पैटर्न पिछले कुछ 1-2 सालों में चेंजेज आया है कि करंट की जगह वो थोड़ा सा पीछे जाके भी पूछ लेता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 2021 फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और इसके जो है प्रस्ताव क्या क्या है। 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हो। ठीक है, ये थीम हो गया है कि हम लोग का कि 2045 की राह पर प्रकृति के लिए एकजुट हो। इसमें 20 वर्षीय रणनीतिक विजन अपनाया गया है। जैसा कि ये 2025 है, ठीक है, 20 साल का इसमें रणनीति अपनाया गया है, इसलिए वो उसका जो टारगेट है 2045 के लिए हम लोग प्रकृति की राह पे एकजुट हो, ये थीम है। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों के कार्यों को संपन्न करना है। वो क्या क्या है। प्रकृति की मानव कल्याण की बुनियाद के रूप में पुनः पुष्टि करना, बहुपक्षवाद को सशक्त करना, न्याय और समावेशन सुनिश्चित करना, ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना, तथा प्रकृति और जलवायु करवायु के लिए संसाधन को बढ़ाना। अब जो इस टॉपिक को अच्छे से जानते होंगे उनके दिमाग में एक चीज़ आता होगा कि हमने जो इससे पहले जो भी कन्वेंशन हुए हैं, कई कन्वेंशन में हमने जो है वहाँ के लोकल लोगों का हिस्सेदारी और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस 5 में उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहली बार जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदाय को की भूमिका को मान्यता देने हेतु प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये 5 तो ये इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेरी फर्स्ट टाइम स्वदेशी समुदाय की भूमिका को मान्यता देने हेतु प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसके बाद ध्यान रखने वाली चीज़ है कि 100 से अधिक नए सदस्य शामिल हुए हैं और 6 नए कंट्री जुड़े हैं। ये जो कंट्री जुड़े हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो वो कंट्री कौन कौन से हैं। अर्मेनिया है, तजाकिस्तान है, मार्शल द्वीप है, गैबोन है, तुवालू है और जिम्बाब्वे है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि हम जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का समर्थन जताया गया है, और वन्य जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या क्या देखते हैं कि 5 तो ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हमारा टारगेट्स है। उसके अलावा क्या क्या किया गया है, तो प्रथम विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन किए गए हैं। 100 से अधिक सदस्य जुड़े हैं, जिसमें से 6 कंट्री है जो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हमने वन जीवों को जलवायु सहयोगी के रूप में मान्यता दी है, और जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की दिशा में जो हमने कदम उठाने का प्रस्ताव लेके आए हैं कि हम इसको न्यायोचित तरीके से, मतलब फेज आउट करेंगे। एक साथ ना करना संभव भी नहीं है, तो हम इसको फेज आउट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं आयुष्मान क्या है। आयुष्मान होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना हुई है 1948 में। ठीक है, यह स्थापना आपको ध्यान में रखना है, 1948 में हुई है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 1948 में तो ये हुआ है, स्थापना हुआ है, और 1956 में जो है इसने रेड लिस्ट जारी करना शुरू किया था। 1956 में इसने रेड लिस्ट जारी करना शुरू किया था। तो इसमें क्या है, 1400 से अधिक देश है, भारत भी इसका सदस्य है। तो दैट मीन्स कि इसमें जो है देश के अलावा जो है एनजीओज भी शामिल हो सकते हैं, रिसर्च सेंटर शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 वर्ष में पहली बार प्रत्येक 4 वर्ष में ये आयोजित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास कि इनके द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट जारी किया जा सकता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक हो गया, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज आदि जारी किए जाते हैं इनके द्वारा। ठीक है, अब इसमें इंडिया की क्या भूमिका है, ये हम लोगों के लिए वीवीआई हो जाता है।
ये हम लोगों के लिए वीवीआई हो जाता है, जो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है। वो तो है ही, उसके साथ ये है। तो इंडिया ने क्या किया है, राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप विजन 2025-30, ठीक है, इसके संबंधित में कुछ अपना प्रस्ताव रखा है, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है कि इंडिया में जो भी जोखिम आकलन करना है कि आने वाले समय में किस पादप या किस जंतुओं पर अत्यधिक खतरा है। भारत ने जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने के लिए नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित और सहभागितापूर्ण रेड लिस्ट प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में पाए जाने वाली वनस्पतियों और जीव जंतुओं की वास्तविक संरक्षण स्थिति को दर्शाएगी। यह परियोजना 5 वर्षीय पहल है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 1100 प्रजातियों का संरक्षण करने की बात है, जिसमें से अगर इसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं कि 7000 जो है हम वन वन प्रजाति की बात कर रहे हैं, और 4000 जो है जीव की बात कर रहे हैं, 4000 जीव जंतु की बात कर रहे हैं, जीव जंतु, ठीक है। तो टोटल 11,000 हो सकता है कि इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। और 2030 तक का टारगेट है कि राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशित किया जाएगा। और इसका नोडल एजेंसी कौन है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका नोडल एजेंसी जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको किया जाता है। और ये किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, ये जो हम लोग का आकलन हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशन के माध्यम से कि कौन सा जीव कितना खतरे में है या उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा, तो इसमें सहयोग है जेडएसआई, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का। उसके बाद बीएसआई का है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का। आईयूसीएन इसमें हेल्प करेगा ही। इसके अलावा ये 3 चीज़ तो शायद हमें याद रह जाए कि जेडएसआई है, बीएसआई है, आईयूसीएन है। इसके अलावा है भारत सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल, ये भी एक संस्था है। तो हम लोग का क्या क्या संस्था हो गया, अगर हम लोग देखें तो जेडएसआई है, बीएसआई है, आईयूसीएन है, उसके बाद सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल, ये सब संस्था मिलके जो है रेड डेटा बुक इंडिया का तैयार करेगी, और उसका पब्लिकेशन कब होगा, 2030 में होने वाला है। गॉट इट। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि, और अब हम दूसरे टॉपिक पे देख रहे हैं कि की इंस्ट्रूमेंट ऑफ आईयूसीएन इन न्यूज़, कि आईयूसीएन से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ में रहा है। आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, ये कब से जारी होना शुरू हुआ, 1964। मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने आपको इससे पहले 1956 बता दिया था, लेकिन ये 1964 में रेड लिस्ट जारी करना शुरू किया है, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। 1964 में स्थापित किया गया है। इसमें 9 श्रेणियों में इसका जो है वर्गीकरण किया गया है, 9 श्रेणियों में इसका वर्गीकरण किया गया है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रति वर्ष कम से कम 2 बार अपडेट किया जाता है इस रेड लिस्ट को। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी घुमा के दे सकता है कि एक बार अपडेट किया जाता है, जो जनरली ठीक भी लगता है, लेकिन यहाँ ध्यान में ये रखने वाला है कि हर 6-6 महीना पे, अगर 6-6 महीना ना हो तो साल में कम से कम 2 बार अपडेट किया जाता है, ठीक है, कम से कम, बेयर मिनिमम। हाल में ही आईयूसीएन लाल सूची को अद्यतन किया है, मतलब अपडेट किया है। तो इसमें अपडेट में क्या क्या हाईलाइट किया गया है कि आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच गई है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हरा समुद्री कछुआ एक कीस्टोन प्रजाति है, मतलब ग्रीन टर्टल जो है कीस्टोन प्रजाति है। कीस्टोन प्रजाति आप लोग जानते ही होंगे, कीस्टोन प्रजाति है। उसकी जो है, उसके लिए हमने बहुत सारे संरक्षण के प्रयास किए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो एंडेंजर्ड से निकल के जो है लीस्ट कंसर्न में, मतलब एंडेंजर्ड से निकल के जो है आपको लीस्ट कंसर्न में आ गया, मतलब 2-3 पायदान जो है नीचे आके वो लीस्ट कंसर्न में, यानी अच्छी स्थिति में आ गया है। इसके अलावा भारत 12 भारतीय पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया गया है। वहीं 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया, यानी हम मतलब आईयूसीएन ने जो है 12 भारतीय प्रजातियों के स्टेटस में चेंज किया है, जिसमें 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया है। जिन 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया उसमें कौन कौन से हैं, इंडियन कोर्सर, इंडियन रोलर, रूफस टेल्ड लॉर्क, ये सबको जो है नियर थ्रेटन सूची में शामिल किया गया है। जबकि लॉन्ग बिल्ड ग्रास हॉपर बार्बलर को एडजेंडर्ड सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिंथेटिक बायोलॉजी और प्राकृतिक संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया है।
पारिस्थितिक संहार, इकोसाइड। इकोसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। जैसे हम जेनोसाइड सुनते हैं, जनसंहार, वैसे ये है इकोसाइड। इस पे हमने बहुत सारा पहले भी डिस्कशन सुनते हैं क्लास और विभिन्न चैनलों के माध्यम से। इकोसाइड क्या होता है कि जैसे जेनोसाइड होता है कि नरसंहार होता है जिसमें आदमी को बड़े पैमाने पे मारा जाता है, उसी तरह इकोसाइड से आशय यह है कि जब हम पर्यावरण को बहुत बड़े लेवल पे क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा है पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इकोसाइड। और अब इसको पहली बार जो है हमने अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दे दी है, ठीक है। पर्यावरण को जानबूझकर क्षति पहुंचाने को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत आएगा। तो जो अपराध होगा तो वो किसके अंदर सुना जाएगा, वो आएगा आईसीसी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अंतर्गत इसको सुनवाई की जा सकती है इसकी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब हम 365 जो मैगजीन की दुकान से लेके पढ़ते हैं उसमें कई बार कलर नहीं दिया रहता है। कलर क्या, ब्लैक एंड व्हाइट में कोई कलर दिखता नहीं है, जबकि ऐसा है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी ने 2-3 बार पूछा भी है कि किसका कौन सा रंग है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे वनडेबल का येलो है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रिटिकल इंजेंडर का रेड है। तो इसमें 9 कैटेगरी है, क्या क्या है, नॉट इवेल्युएटेड, डेटा सफिशिएंट, उसके बाद है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेन, वनरेबल यानी सुबेद, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और उसके बाद एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड और एक्सटिंक्ट। तो देखिए एक्सटिंक्ट मतलब जो लुप्त प्राय हो गया, अब जिसका कोई भी ये प्रमाणित हो चुका है कि अब किसी भी प्रकार से जो है वो जीव पृथ्वी पे जीवित नहीं है किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्ट। जैसे हम एग्जांपल ले ले डायनासोर, तो डायनासोर ना चिड़ियाघर में है, ना जंगल में है, ना कहीं है, ठीक है। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी जो प्रजाति जंगल में तो नहीं है लेकिन उसको कृत्रिम रूप से किसी तरह जो है हमने बचा के रखा है थोड़ा बहुत, उसको बोलता है क्रिटिकली इंजेंडर, जिसपे हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। इंजेंडर दैट मीन्स की रिस्क है, वेरी रिस्क है, ठीक है, वेरी हाई ये हो गया। आपको यहाँ पे देखना है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होता है एक्सट्रीमली हाई रिस्क है, और एडजेंडर्ड जो है ये वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। और सुवेद पे हाई रिस्क है, यानी यहाँ पे लिख दूँ मैं हाई रिस्क, हाई रिस्क, यहाँ पे वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, यहाँ पे क्या है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है, एक्सट्रीमली जो है एक्सट्रीमली हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, ठीक है। और उसके बाद जो है नियर थ्रेटेन मतलब जिसका अभी इतना तो नहीं हुआ कि बहुत खतरा है लेकिन वो खतरा के बहुत करीब है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो वनरेबल में आ जाएगा और उसके बाद वो एंडेंजर्ड में जा सकता है। लीस्ट कंसर्न जिसके बारे में चिंता करने की कोई अभी खास वजह नहीं है। डेटा सेपरेशन बता दो हमें अभी कोई खास डेटा है नहीं। नॉट इवेल्युएटेड जिसके बारे में हमने अभी आकलन ही नहीं किया है। तो ये हमारा आयुष्मान की 9 लिस्ट है, ठीक है। अब अभी क्या हुआ है कि एक चीज़ काफ़ी चर्चा में रही है, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। तो हम इसका आशय समझेंगे कि ग्रीन स्टेटस का क्या मतलब है। ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव जो है आयुष्मान ने 2012 में विश्व संरक्षण कांग्रेस में दिया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि विश्व संरक्षण कांग्रेस होता है, तो इसे जो 2012 में हुआ था उसमें हमने पहली बार इसका प्रस्ताव दिया था कि हम स्पीसीज के लिए ग्रीन स्टेटस लेके आएंगे, कुछ स्पीसीज को दिया जाएगा, ठीक है। और इसको जो है 2021 में जो है लॉन्च किया गया, अर्थात लागू किया गया है। 2012 में इसको प्रस्ताव दिया गया, 2021 में लागू किया गया है। इसे आयुष्मान की लाल सूची आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बना लिया गया था, ठीक है। उद्देश्य प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण की सफलता का मापन करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका हम लोग आकलन करेंगे। यह लाल सूची की पूरक है, लाल सूची विलुप्त होने के जोखिम पर केंद्रित है, संरक्षण की सफलता को रेखांकित करता है। जैसे लाल सूची क्या करता है कि हमें इंडिकेट करता है कि भाई ये अब खत्म होने को है और उसका क्या स्टेटस है, वो कितना मतलब विलुप्ति के कगार पे है कि अभी उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है किस लेवल पे। तो ये क्या करता है, संरक्षण में हम लोग को कितना हम लोग सक्सेस रहे हैं, हमने जो एफर्ट्स डाले हैं उसका आउटकम क्या रहा है, ये हम कहाँ देखते हैं, ग्रीन स्टेट्स ऑफ स्पीसीज में। इसमें क्या है कि 8 स्टेट्स की श्रेणियां हैं जो आप देखेंगे,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक नज़र डाल सकते हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली डेप्लेटेड, लार्जली डेप्लेटेड, मॉडरेटली डेप्लेटेड, स्लाइटली डेप्लेटेड, फुल रिकवर्ड, नॉन डेप्लेटेड, इंडिटर्मिनेट, इंडिटर्मिनेट। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना है आयुष्मान क्या है और इसमें आर्ट स्टेटस श्रेणियाँ क्या है। अब यहाँ ये बात है कि लाल सूची में 100 से अधिक प्रजातियों को आयुष्मान ग्रीन का दर्जा प्राप्त है, यानी 100 जो रेड लिस्ट में 100 प्रजाति है उसको IUCN ने ग्रीन स्टेटस का भी दर्जा दिया हुआ है। इसका स्कोरिंग सिस्टम क्या होता है, 0 से 100%, यानी 100% मतलब है कि फुल्ली रिकवर्ड हो गया है, जबकि 0% मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। यह अपने और हम कब मानते हैं कि वो पुनर्प्राप्त हो गया है या फुली रिकवर्ड हो गया, उसके 3 पैरामीटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स ये हैं कि अपने ऐतिहासिक पर्यावरण के सभी भागों में मौजूद हो, जहाँ वो पहले रहते थे अब वहाँ वो फिर से रहने लगे हैं। इवन वहाँ भी मानेंगे फुली रिकवर्ड तब मानेंगे जबकि मानव प्रभाव के कारण, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज है या वनों की अत्यधिक कटाई है, उसके प्रभाव के कारण जो उसका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट था, वो जो नष्ट हो गया, वो भी वहाँ पे भी वापस आ गया हो। ठीक है। दूसरा पैरामीटर्स है, वो अपने पूरे पर्यावरण में व्यवहार आबादी में मौजूद हो। मतलब ये नहीं है कि 2 4 5 आ गए तो हम उसको मान लें कि नहीं, वो व्यवहार ये आबादी से तात्पर्य है कि ठीक-ठाक मात्रा में हो, यानी विलुप्त होने का खतरा नहीं है। वो अपने पर्यावरण के सभी भागों में पारिस्थितिकी कार्य को संपन्न करती हो। तो वो जैसे पहले रहती थी, ठीक अब वो उस प्रकार से रहने लगी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो अब खतरा से बाहर है। उसके बाद दूसरा है केंटन आर मिलर पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि केंटन आर मिलर पुरस्कार यहाँ कहा गया है, काजीरंगा के निर्देशक को राष्ट्रीय उद्यान में नवाचार के लिए IUCN ने केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है। काजीरंगा के निर्देशक, तो हम आप लोग कमेंट करके बताएंगे काजीरंगा कहाँ पे स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। ठीक है, और ये पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय बने तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि केंटन आर मिलर पुरस्कार जो है भारतीय को मिला है, और किसको मिला है, काजीरंगा के जो निर्देशक हैं उन, वो जो है राष्ट्रीय उद्यान में नवाचार मतलब इनोवेटिव तरीका से जो है संरक्षण करने का प्रयास किए थे, उसके लिए उनको केंटन आर मिलर पुरस्कार मिला है। यह गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया है। इसका गठन जो है किसने किया है, विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया है। WCPA होता है विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग, उसने इस पुरस्कार का गठन किया हुआ है कि ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो इसमें विशेष प्रयास या सराहनीय प्रयास करेंगे। WCPA अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के 6 तकनीकी आयोग में से एक है। यानी कहने का मतलब है कि IUCN जो है ना, इसके ढेर सारे निकाय हैं। ठीक है, जिसमें 6 जो है वो टेक्निकल यानी तकनीक आयोग है, तकनीक आयोग है। उसी में से जो है एक, उसी में से जो एक है वो है WCPA, WCPA यानी विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग। इसके द्वारा जो है केंटन पुरस्कार दिया जाता है, केंटन आर मिलर पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार ये जो है एक भारतीय को मिला है, काजीरंगा के निर्देशक को पहली बार। ठीक है, यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्योगों उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र संधारणीयता के लिए 2006 में शुरू की गई थी। तो ये पुरस्कार मिला है, तो इस पुरस्कार का बैकग्राउंड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पुरस्कार क्या है कि 2006 में ये पुरस्कार शुरू किया गया था, और जाके 2025 में पहली बार किसी इंडियन को मिला है इतने लंबे समय बाद। यह उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण में नवाचार किया हो एवं नेतृत्वकारी भूमिका यानी लीडरशिप की भूमिका रही हो। कुछ ऐसा इनोवेटिव तरीका किया है कि राष्ट्रीय उद्यान में जो है संरक्षण बेहतर हो पाया है। यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार IUCN WCPA द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है कि IUCN का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कितना 4 साल पे होता है, उसके द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, WCPA के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, केंटन आर मिलर पुरस्कार वो प्रत्येक 2 साल पे दिया जाता है। दोनों में से कुछ भी प्रत्येक साल नहीं हो रहा है, पॉइंट शुड बी नोटेड। अब उसके बाद IUCN की स्पीशीज सर्वाइकल कमीशन। ठीक है, स्पीशीज सर्वाइकल कमीशन ये क्या है, सर्वाइवल, आई एम सो सॉरी, सर्वाइवल।
तो इसका चर्चा हमने ऊपर में भी किया है। अभी जो रेड बुक बनेगा इंडिया में जो रेड बुक बनेगा उसमें इसकी भी सहभागिता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये किसकी संस्था है? ये IUCN की ही संस्था है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, यह विश्व के प्रत्येक देश से जुड़े 10,500 से अधिक शैक्षिक विषयों का विज्ञान आधारित नेटवर्क है। यानी लगभग प्रत्येक कंट्री के इसमें लोग जुड़े हुए हैं और 10,500 से अधिक विशेषज्ञ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस संस्था के तहत जुड़े हुए हैं। और ये एक तरह से चेन बनाता है, पूरे वर्ल्ड को जो है ना चेन में बांधता है कि हमें जो है स्पीशीज के संरक्षण में उनके ज्ञान उपयोग और उस ज्ञान उपयोग का यूज किया जा सके एवं उसका दक्षता बढ़ सके। भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेमन को वर्ष 2025 से 29 के लिए IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। दो इम्पोर्टेंट इंडिया से इस बीच में चीज़ हुआ है कि विवेक मेमन को जो है IUCN स्पीशीज IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का जो अध्यक्ष बनाया गया SSC। ये लेकिन वो वाला SSC नहीं है, यहाँ SSC से तात्पर्य है स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। ओके, और ये कब से कब के लिए इनका कार्यकाल होगा? 2025 से 2029 तक के लिए, यानी ये अध्यक्ष बनेंगे। इनका नाम है विवेक मेमन। ठीक है, यह IUCN को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व और पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य एवं कार्य प्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये किसका काम है? यह है SCC का काम, SSC। ठीक है, ये है IUCN की ही संस्था है, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। ठीक है, अब IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण ने IUCN विश्व धरोहर आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षित स्थितियों का आकलन करती है। ये क्या क्या करती है? प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की संरक्षित का आकलन करती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थान का प्रतिशत पहली बार काफ़ी कम हो गया। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये पॉइंट ध्यान में देने वाली है कि ये चिंताजनक है। सकारात्मक संरक्षण आउटलुक जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे, जिसमें जो अच्छे स्थिति में थे, उनकी संख्या पहली बार जो है काफ़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे अगर हमें कभी क्वेश्चन दे दे कि संरक्षण के वजह से जो है, इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है कि हाल के संरक्षण की वजह से जो है सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले स्थलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, तो वो जनरली हमें सही लगेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी कम हो गया है, तो ये पॉइंट अंडरलाइन करने वाली है। भारत से संबंधित निष्कर्ष। कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग में केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। यानी सिर्फ एक नेशनल पार्क जो है अपना कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, उसको गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2020 से 2025 तक इसके संरक्षण आउटलुक दर्जे में गिरावट देखी गई है। पहले इसे गुड विथ सम कंसर्न रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रेटिंग दी गई है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट को भी सिग्निफिकेंट कंसर्न रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये देखने वाली बात है कि पहली बार जो है पूरी दुनिया में जो अच्छी स्थिति वाली स्थल थे उसकी संख्या में कमी आई है, और भारत में सिर्फ एक को ही गुड रेटिंग प्राप्त हो पाया है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को लगातार 2020 से 25 तक जो है इसे गुड विथ सम कंसर्न, यानी ये कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में था, तो ये गुड विथ सम कंसर्न की रेटिंग दी जाती थी, लेकिन अब इसको सिग्निफिकेंट कंसर्न यानी एक ठीक ठाक चिंता का विषय वाला रैंकिंग दिया गया है, जिसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। वही मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट को भी सिग्निफिकेंट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। आप हर पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान देते जाएंगे। अब हम दूसरे बिंदु पर आ गए हैं। शेर पिंथोरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट। शेर के लिए पहला ग्रीन स्टेट असेसमेंट, अब देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों था। शेर पिंथोरा लियो के लिए पहला ग्रीन स्टेटस जारी किया गया है। ठीक है, शेर पिंथोरा के लिए प्रथम ग्रीन स्टेट असेसमेंट के बारे में क्या क्या खास है। शेर का ग्रीन स्टेटस, इनकी आबादी काफ़ी हद तक कम, लार्जली डिप्लीटेड हो गई है। ठीक है, तो इसकी जो है आबादी काफ़ी हद तक
कम हो गई है। विलुप्त क्षेत्र, शेर उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। इसको जो है मतलब इसकी जो संख्या है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। विलुप्त क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुका है। संरक्षण सफलता, पश्चिम और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयास से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है। तो हम लोग तो टाइगर को भी रिजर्व करते हैं, शेर को भी, जितने शेर को भी रिजर्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत के कुछ हिस्सों में किए गए प्रयास से संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिली है, यानी यहाँ पे सराहना मिली है। और इसकी बात किया जाए, एशियाई शेर की बात किया जाए तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की सूची 1 में है। ठीक है, साइट्स की परिशिष्टि 1 में है और अस्तित्व इसकी सुवेद्य है, वनरेबल है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के एक्ट के अनुसार अनुसूची 1 में है, साइट्स में ये परिशिष्टि 1 में है, दोनों में 1 है। और स्थिति क्या है, वनरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ठीक है, उससे नीचे वनरेबल है। ठीक है, एशियाई शेर और अफ्रीका शेरों के मध्य तुलना, दोनों के शेरों में तुलना करते हैं। तो क्या है, वर्तमान पर्यावरण, भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई शेर मिलते हैं। ठीक है, भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई शेर मिलते हैं। जबकि अफ्रीकी शेर की बात किया जाए तो यह उप सहारा अफ्रीका, सवाना घास के मैदान में मिलते हैं। ठीक है, अयाल, शेर के गले पर बाल, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, शेर के गले के बाल को बोलते हैं अयाल। तो अयाल की हम तुलना करते हैं तो एशियाई शेर में क्या होता है, अपेक्षाकृत छोटा, गहरा, विरल अयाल, कान लगभग अस्पष्ट दिखता है, मतलब उसके गले के आसपास जो है ना शेर का, वो छोटा होता है, जिसकी वजह से उनका कान स्पष्ट रूप से दिख पाता है। विरल अयाल होता है, यानी कम सघन होता है। जबकि अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे घना एवं बड़ा अयाल होता है, अक्सर कान और गर्दन ढक लेता है, अक्सर कान और गर्दन ढक लेता है। अगर त्वचा की तह की बात करें, त्वचा की अनुदैर्ध्य तह जो पेट के साथ चलती है, यह इनकी समान विशेषता है। यहाँ पे वैसी बात नहीं है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये बना हुआ है कि इसमें त्वचा जो है लटक रही है, उसको पेट के साथ चलती है, जबकि एशियाई शेर में ऐसी बात नहीं होती है। अगर शरीर का आकार बात किया जाए, अफ्रीका शेर से थोड़ा छोटा होता है, आमतौर पर एशियाई शेर से बड़ा होता है। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, थोड़ा सा तुलना है। ये प्रायः जो है कंपेयर किया जाए तो आमतौर पर यह अफ्रीकी शेर से छोटा होता है। ठीक है, और ये कई बार पूछ लिया गया है कि शेर का जो है कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होता है, एज लाइक ह्यूमन बीइंग, ये कभी भी अपना प्रजनन कर सकती है। संरक्षण, प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट लायन की जो घोषणा की गई थी वो 15 अगस्त 2020 को की गई थी। ठीक है, नोट, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधन के अनुसार साइट्स के परिशिष्टियों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों का हम अधिनियम की सूची शेड्यूल 4 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखिए। संबंधित सुर्खियाँ, बड़दा वन्यजीव अभयारण्य, बड़दा वन्यजीव अभयारण्य क्यों ये सुर्खी में है, बड़दा एशियाई शेरों के लिए एक दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि ये कहाँ पे मिलते हैं एशियाई शेर, केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन अभी क्या है कि बड़दा वन्यजीव अभयारण्य में भी जो ये अपना हैबिटेट, लायन हैबिटेट के रूप में ये उभर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। अवस्थिति, गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में। कहाँ है, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में। प्रमुख वनस्पति जाति, यहाँ पे कौन कौन सा वनस्पति जाति मिलता है, गोरड, बबूल, धाप, रायन, बेर, जामुन, अमली, दूधलू, बांस आदि, ये सब जो है वहाँ के प्रमुख वनस्पति जात हैं। और प्रमुख वहाँ पे क्या मिलता है, जानवर की बात करें तो प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पे सांभर, चीतल, चिंकारा, ये सब मिलता है। तो क्या होता है कि जब न्यूज में वो कोई भी वन्यजीव अभयारण्य आता है तो उससे संबंधित अन्य चीज़ भी पूछ लिया जाता है। मुख्यतः यह न्यूज में इसलिए आया है कि बड़दाई एशियाई शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभर रहा है। हम बात करेंगे यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR। ठीक है, WNBR के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद जो है ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग
आधे घंटे की क्लास रखते हैं हम, 45 मिनट की क्लास रखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, सुर्खियों में क्यों? हाल में यूनेस्को ने 26 नए स्थलों को विश्व जीव मंडल आरक्षित नेटवर्क यानी WNBR में, ठीक है, WNBR वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। कितने नए स्थल को? तो 26 नए स्थल को किया है। इनमें भारत में हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, उसको भी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है। किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते ही यूनेस्को जो है हर स्थल और पुराने साइट्स को भी, जितने भी हैं, जैसे बौद्ध स्थल है, जैन स्थल है, उसको भी मान्यता देता है विश्व धरोहर के स्थल के रूप में। और वो जो है जीव मंडल को भी आरक्षित करता है, ठीक है, जीव मंडल को भी आरक्षित करता है, बायोस्फीयर को भी रिजर्व करता है वर्ल्ड नेटवर्क में। तो 26 नए स्थल जोड़े गए हैं, जिसमें से इंडिया का भी एक है। हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। WNBR के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानेंगे। WNBR की स्थापना कब हुई है? 1976 में की गई है। इसका प्रबंधन यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत किया जाता है। किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का। यूनेस्को का जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसका जो है प्रबंधन किया जाता है। अब हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत 1971 में की गई थी, ठीक है। यह अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बनाने के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। वैज्ञानिक आधार तैयार करना है। ये बनाया कब गया था? 1971 में, ठीक है। और इसी से जो है WNBR का विकास हुआ 1976 में, ठीक है। इस नामांकन के बाद भारत में कुल 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। अब ये एक पहले 12 थे, अब उसमें एक ऐड होने के बाद ये कितना हो गया है? तो ये हो गया है 13 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। विश्व भर में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर 785 हो गए। वर्ल्ड में कितना हो गया? 785। और इंडिया में कितना हो गया? 13। और हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सा पहले से था, ठीक है। मध्य अफ्रीकी द्वीपीय राष्ट्र साओ टोम एंड प्रिंसे विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साओ टोम एंड प्रिंसे जो है ये अब पूरे देश को ही जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कर दिया गया और ये वर्ल्ड में पहला बार ऐसा करने वाला देश बन गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है, यदि पीसीएस के लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साओ टोम एंड प्रिंसे जो है एक ऐसा देश बन गया है जिसने अपने पूरे क्षेत्र को जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। MAB के तहत जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कैसे नामित किया जाता है? यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो है कोई भी क्षेत्र को कैसे नामित किया जाएगा कि वो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? नामित करने वाली संस्था तो यही होगी MAB, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद MAB अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के निर्णय के अनुसार यूनेस्को के महानिर्देशक द्वारा, तो MAB संस्था का जो है समन्वय परिषद के द्वारा निर्णय लिया जाता है और उसको किसको दिया जाता है? यूनेस्को के महानिर्देशक के द्वारा, ठीक है। और वो फाइनली डिसीजन लेते हैं उनके सिफारिश पे। प्रयुक्त प्रणाली जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए सेबिले रणनीति और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के लिए विश्व नेटवर्क का सांविधिक ढांचा है, ठीक है। प्रस्ताव यूनेस्को के सभी सदस्य राष्ट्र और सहयोगी सदस्य अपनी ओर से किसी स्थल को नामांकन के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। जितने भी यूनेस्को के सदस्य राष्ट्र हैं या सहयोगी सदस्य हैं वो किसी भी एक स्थल का प्रस्ताव भेज सकते हैं कि आप इनको जो है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो है इसको रिजर्व कीजिए, ठीक है। नामांकन के बाद भी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस देश की संप्रभु अधिकार क्षेत्र में ही रहता है जहां वो अवस्थित है। स्वाभाविक सी बात है, अब ऐसा नहीं है ना कि हम हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट को दे देंगे तो हमारा पार्ट नहीं रहेगा, हमारा ही संप्रभु क्षेत्र रहेगा। सदस्य राष्ट्र MAB सचिवालय को सूचित कर किसी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को नेटवर्क से हटा भी सकते हैं। अगर उसको मान लीजिए हटाना है कि नहीं हमें नहीं रखना है, क्योंकि रखने के बाद कुछ उस पर क्या होता है, निगरानी टाइट होता है, वहाँ पे आप विकास के नाम पे बहुत क्षति नहीं पहुँचा सकते हैं। तो अगर किसी सदस्य को हटाना है लेट सपोज, तो उनको अपना इन्फॉर्मेशन करके उसको जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से हटा भी सकते हैं। और आवधिक समीक्षा प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र को
प्रत्येक 10 साल में समीक्षा की जाती है तथा उसके कार्य और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका इवैल्यूएशन जो होता है जीव मंडल आरक्षित के क्षेत्र का एमबीए प्रोग्राम के तहत वो प्रत्येक 10 साल में इवैल्यूएट होती है। यदि कोई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करता तो उसको उसकी मान्यता वापस ले सकती है। यानी अगर यूनेस्को ये मानता है कि नहीं वो ठीक नहीं है, उसके संरक्षण के लिए वहाँ की जो स्थानीय सरकार है, तत्कालीन सरकार है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसका स्टेटस वापस ले लिया जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत में कहाँ-कहाँ पे जो है शीत मरुस्थल, ये जो कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं, ये नया जुड़ा है, ये रिसेंट वाला है, रिसेंट वाला यही सबसे ऐड हुआ है। ठीक है। और अब भारत में कितना इसकी ऐड होने के बाद हो गया है भारत में 36, जबकि पूरे दुनिया में हो गया 543। सॉरी, ये आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का ऐड होने के बाद जो है इसकी संख्या बढ़ के हो गई है 13। ठीक है। और 785 हो गई है, 785 हो गई है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। तो एक तो यही हो गया। उसके बाद नंदा देवी को भी मिला हुआ ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कच्छ को भी किया गया है, गुजरात में है। उसके बाद जो है आपको पंचमढ़ी पन्ना, ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश को किया गया है। उसके बाद जो है अचन कुमार अमरकंटक, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसका फैलाव जो है अचन कुमार अमरकंटक का छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश दोनों में है। उसके बाद जो है नीलगिरी, नीलगिरी का विस्तार कहाँ पे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ठीक है। अगस्तमलाई, अगस्तमलाई कहाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल में। अगस्तमलाई कहाँ कहाँ पे विस्तृत है? तो तमिलनाडु और केरल में। उसके बाद बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। मानस, मानस डिब्रू सेखॉव, तो जिसको हम लोग प्राय मानस ही बोलते हैं। मानस जी मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? तो असम में है। उसके बाद देहांग दिवांग कहाँ पे है? ये तो पॉपुलर है काफ़ी, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सिमिलीपाल, सिमिलीपाल में ही जो है वो वो ब्लैक टाइगर पे जो काली धब्बा धब्बा जो दिखता है म्यूटेशन का कारण, वो सिमलीपाल में ही मिलता है। शेषाचलम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में है। ठीक है। तो ये हम लोग के टोटल कितने हैं? ये हम लोग के पहले 12 थे, एक हिमाचल ऐड होने के बाद अब 13 हो गए हैं। ठीक है। और दुनिया में टोटल 785 हो गए। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि साओ टोम एंड प्रिंसे जो है अब पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने पूरे देश को ही जीव मंडल आरक्षित कर दिया है। अब हम जानेंगे जो अभी हमारा रिसेंट ऐड हुआ है शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। अवस्थिति, अवस्थिति इसकी क्या है? तो शीत मरुस्थल का विस्तार हिमालय क्षेत्र में है और यह उत्तर में लद्दाख, लेह एवं कारगिल जिलों से होकर दक्षिण में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी व किन्नौर जिलों तक विस्तृत है। इसका विस्तार जो है लद्दाख के कारगिल, लेह एवं कारगिल जिला में है और हिमाचल के भी कुछ जिला में है, जैसे कि स्पीति घाटी और किन्नौर जिले के आसपास इसका फैलाव है। यानी ये दो जगह से हिमाचल में भी है, हिमाचल में है और इसका फैलाव जो है लद्दाख में भी है। ठीक है। और चलो लद्दाख में इसका फैलाव है। यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाले शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मतलब हाई लेटीट्यूड वाला जो है ये पहला शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। शीत मरुस्थल के हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को ने WNBR में शामिल किया है, जो सबसे शीत और शुष्क परितंत्रों में से एक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है इसका फैलाव तो दोनों जगह है, लद्दाख में भी है और हिमाचल में भी है, लेकिन WNBR नेटवर्क में किसको जोड़ा गया है? हिमाचल प्रदेश में स्थित भाग को यूनेस्को ने जोड़ा है। ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। संरक्षित क्षेत्र, इसमें पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल तथा सरजू एवं किबर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। ठीक है। किबर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। तो इसमें कौन कौन सा एरिया को संरक्षित किया गया है? पिनवेली राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, और उसके आसपास का क्षेत्र को। तो आसपास में कौन कौन है? चंद्रताल है, सरचू है, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य है।
तो संरक्षित क्षेत्र हो गया आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, उसके आसपास का क्षेत्र को भी कवर किया गया है। चंद्रताल है, सरचू है, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है। बायोम, यह शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यह चरम जलवायु दशाएं हैं, इसके कारण इसे हिमालय के पवन विमुख ढलान पर अवस्थित है। इस पर वृष्टि छाया बनता है। हम लोग जानते हैं कि पहाड़ में एक जिधर वृष्टि छाया होता है उधर कम बारिश होती है, कम बारिश होती है तो उधर उधर जो है मरुस्थल बन जाता है। तो ये कोल्ड डेजर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कृति। इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभुत्व है, इसमें शामिल है। अच्छा, यहाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ की इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से ही ये आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी ने 2023 में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन सा मठ कहाँ पे है। तो संस्कृति, इस क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति का प्रभाव है, इसमें शामिल है गोप्पा, गोप्पा है जो कि बौद्ध मठ है। चोर्टेन है, विशेष प्रकार के स्तूप हैं। मणि दीवारें हैं, पत्थर की लंबी व चौड़ी कतार जैसी संरचना है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। लद्दाख का जो बौद्ध मंत्रोच्चारण है ना, वो यूनेस्को की मानवता जो अमूर्त, एक तो मूर्त वाला निकलता है, एक अमूर्त निकलता है। तो लद्दाख का मंत्रोच्चारण जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में शामिल है। प्राणी जात, हिम तेंदुआ प्रमुख प्रजाति। हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, हिमालयी भेड़िया, गोल्डन ईगल, ये सब जो है वहाँ की प्रमुख प्रजातियां हैं। हिम तेंदुआ क्योंकि वहाँ पे आइस है तो हिम तेंदुआ ये होगा। हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, हिमालयी भेड़िया, गोल्डन ईगल इत्यादि। तो दोस्तों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में से आगे कवर करेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें क्या क्या संशोधन हुआ है। 2022 में कुछ संशोधन भी हुए हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए लाभदायक होगा और आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे और कुछ सीख पाएंगे, और आपके इस कठिन प्रयास में ये एक थोड़ा सा मार्ग को सुलभ करने का प्रयास है। और कोशिश कीजिए कि आप इसको हमेशा कलर प्रिंट में ही पढ़ें, कम से कम इन्वायरमेंट वाले पार्ट को, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र हैं, बहुत जगह कलर का यूज है, तो ब्लैक एंड वाइट वाले प्रिंट में वो चीज़ अच्छी तरह से कवर नहीं हो पाती है, और वो मेमोरी में हमारे अच्छे से बैठ नहीं पाती है। और जो अगर हम चित्र देखते हैं तो हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, वो लंबे समय तक रहती है। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने क्लास को ख़त्म करता हूँ। बाय, टेक केयर ऑल।